नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान। दोस्तों, कर्नाटक के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आज बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस बीजेपी को धूल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कर्नाटक में चटा दी है। क्या है पूरी खबर, आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के बिजापुरा में निकाय चुनावों के आज नतीजे घोषित किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के बिजापुरा में 35 नगर पालिका की सीटों पर चुनाव हुए थे और इन सीटों पर पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और पहले ही बार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। जी दोस्तों, पहले ही बार में ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर दोस्तों हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें यहां पर जीती हैं, जबकि 1 सीट जेडीएस ने जीती है, जबकि 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। वहीं 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार बीजेपी ने यहां पर 13 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 4 सीट ज़्यादा जीत कर आई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होने के कारण ही बीजेपी 4 सीटें जीती है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के बिजापुरा में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी और कांग्रेस कह रही थी कि ये हमारे वोट काटेगी और एक भी सीट एआईएमएम पार्टी यहां पर नहीं जीत पाएगी और ये फालतू में उम्मीदवार अपने खड़ी कर रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इन बातों को लेकर पीछे नहीं हटे और असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग अपने यहां पर 10 उम्मीदवार उतारे थे। 10 में से 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने जीती हैं, जबकि पहली बार ओवैसी ने कर्नाटक के बिजापुरा में निकाय चुनाव लड़ा था। उम्मीद ये जताई जा रही थी दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह का नाम लेते हुए पहली बार अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे और असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिली और 2 सीटों पर ओवैसी ने जीत हासिल की है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये था कर्नाटक के निकाय चुनाव का रिजल्ट। अब दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो केंद्र की मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पड़ोसी मुल्क से आए मुसलमानों को छोड़कर सभी हिंदू बौद्ध सिखों को मोदी सरकार देगी 1955 में बने नए कानून से नागरिकता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को एक बार फिर से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने मुसलमानों को छोड़कर हर धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का ऐलान किया है। ये नागरिकता उन्हें नागरिकता कानून 1955 के तहत दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून 2019 में लेकर आई थी तो इसका काफी विरोध हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार ने इस कानून के तहत भी मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का ऐलान किया था, लेकिन यह विवादित कानून अभी तक मोदी सरकार लागू देश में नहीं कर पाई क्योंकि इसका काफी विरोध हुआ था। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस कानून को छोड़कर 1955 में जो कानून नागरिकता देने का बना था उस कानून के तहत मुसलमानों को छोड़कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सोमवार को एक अधिसूचना जारी भी कर दी गई है और इस कानून के तहत अब सभी को नागरिकता दी जाएगी। आपकी क्या राय दोस्तों, नागरिकता मोदी सरकार को देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात के हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी जिले में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस हादसे में कई परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई है, तो कई लोगों के तो सिर से साया भी हट गया है। इसी हादसे में गुजरात के जडेजा परिवार भी शामिल है, जिस परिवार के 7 सदस्यों की मौत एक साथ इसी घटना में हो गई है। जडेजा परिवार के 7 सदस्य रविवार को मोरबी के एक मंदिर से लौट रहे थे। लौटने के वक्त बच्चों ने केबल ब्रिज पर जाने की बात कही, जिसके बाद वे लोग पुल पर गए और इस हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि मोरबी में केबल ब्रिज को मरम्मत कार्य के बाद हाल ही में खोला गया था, जो काफ़ी साल पुराना पुल है। ये पुल यहाँ एक स्थानीय पर्यटक आकर्षण के तौर पर प्रसिद्ध है। वहीं आपको बता दें कि इसमें लगभग 150 लोगों की जान चली गई और एक परिवार के 7 सदस्यों की मौत इस पुल हादसे में हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्षदों पर लगाया 35,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दावा किया है कि भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के कारण आगामी दिल्ली नगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 की तरह ही अपने मौजूदा पार्षदों को मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आप प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पार्षदों पर 35,000 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप भी लगाया है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने पलटवार करते हुए पाठक पर खबरों में बने रहने के लिए कहानियां गढ़ने का आरोप भी लगाया है।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के पार्षदों पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे गुजरात में जो है दिल्ली में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में 2 चरणों में होगा चुनाव, कल होगी तारीखों की घोषणा। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान कल हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग कल यानी बुधवार को गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी भी पूरी कर ली है। पिछले साल 2017 की तरह ही गुजरात चुनाव 2 चरणों में ही होंगे। नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक काउंटिंग की तारीख 8 दिसंबर को ही रहेगी, क्योंकि हिमाचल चुनाव के नतीजे हैं वो भी 8 दिसंबर को ही आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कल जो है चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान में छिड़ सकता है युद्ध, भारतीय सेना पीओके पर कर सकती है कब्जा। जय दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गिलगित बल्टिस्तान के मुद्दे को उठाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के शेष हिस्सों पर फिर से भारत का कब्जा करने पर जोर देने के कुछ दिनों बाद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा है कि इसके लिए सरकार के आदेश पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि अगर भारतीय सेना को सरकार इजाज़त देती है, अनुमति देती है, तो भारतीय सेना जो पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर रखा है, आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान बोलता है, उस पर हम कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से कभी भी जो है युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात चुनाव को लेकर बोले केजरीवाल, जरूरत पड़ी तो घर घर जाकर कटोरे से मांगेंगे वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 1 नंबर से मुफ्त योग क्लासेस बंद हो गई हैं और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी अफसरों को इसी को लेकर घेरा। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम घर घर जाकर कटोरा लेकर वोटों की भीख मांगेंगे और हमें इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को यहाँ पर नहीं जीतने देंगे। तो केजरीवाल ने यह बड़ी घोषणा इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो योगी राज में बीजेपी नेता की दबंगई आई सामने, शाहजहांपुर में डॉक्टर के साथ की हाथापाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर को धमकाने, उस पर बंदूक तानने के आरोप में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहर के एसएसपी संजय कुमार ने बताया है कि रविवार मध्यरात्रि को डॉक्टर किरण गुप्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर थे, तभी सीने में दर्द की शिकायत लेकर अंशुल अग्निहोत्री अस्पताल पहुंचे, जो बीजेपी के नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने उनका इलाज करने से तो मना नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी नेता नहीं माने और बीजेपी नेता ने जो है बंदूक तांग दी। योगी राज में किस तरह से बीजेपी नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आ रही है, आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बताया गया था क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फायदा नहीं? देखिए, हम लाशों में सियासत नहीं करते, ये बीजेपी करती है, लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पेट तबादले 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई और सबने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं? यकीनी तौर पे आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया था। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने की है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी बार पैसा नहीं है? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदी में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, इनका क्या भरोसा। तो हमारे साथ मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस नकवी साहब,
आज इनसे बात की है। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी